नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की अपनी इस कक्षा में, जिसमें हम यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत यूनिट 5 में लगी कविता जागो फिर एक बार पर चर्चा करने वाले हैं। ये कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है। इनकी और भी रचनाएं आपके पाठ्यक्रम में शामिल हुई हैं, जिन पर हम एक एक करके चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे कि जागो फिर एक बार कविता में कवि किसको जगाने की बात कह रहा है या किसके जागने की बात कर रहा है और क्यों कह रहा है। तो कविता को बहुत ध्यान से देखिएगा, भावार्थ को समझिएगा, क्योंकि सवाल जो है कविता के बीच में से ही पूछ ले जाते हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कविता से जुड़े हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग उसको कहीं लिख के रख सकते हैं ताकि जब आप रिविजन करें तो आपको एक ही जगह सारी चीजें उपलब्ध हो जाए। तो शुरुआत सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कविता लिखी क्यों गई थी। तो ध्यान रखें, भारतीयों को जगाने के लिए लिखी गई थी। क्यों लिखी गई थी? भारतीयों को जगाने के लिए। अब आप कहेंगे क्या भारतीय सो रहे थे क्या? तो हम तो जागे हुए हैं। देखो, हम बहुत पहले से जागे हुए हैं, लेकिन कई बार होता है जागने के बाद भी हमारे आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है, हमें उससे कुछ मतलब नहीं होता है। इसको आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जागता हुआ भी सोया है। तो यहाँ जगाने का तात्पर्य है कि कवि भारतीयों की चेतना को जगाना चाह रहा है, उसको जागृत करके दिखाना चाह रहा है कि भाई उठो, जागो, देखो आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है, परिस्थितियों में बदलाव लाओ, है ना। तो ध्यान रखें, जब ये कविता लिखी गई थी 1926 ईस्वी में, उस समय क्या चल रहा था? स्वतंत्रता। हम लोग क्या थे? आजाद नहीं थे। तो उस समय स्वतंत्रता आंदोलन जो है अपने जोर शोर पर था। और आप जानते हैं, जब स्वतंत्रता आंदोलन की बात करते हैं या अपने आप को आजाद कराने की बात करते हैं, तो सभी क्षेत्रों से लोग प्रयास कर रहे थे। और उनमें हमारे साहित्य जगत से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण साहित्यकार थे, उन्होंने भी अपना योगदान बढ़ चढ़ कर दिया। चाहे आप मैथिली शरण गुप्त जी की बात कर लें, प्रेमचंद जी की बात कर लें या निराला की बात कर लें, तो जो हमारी भारतीय जनता है, जिनको ऐसे भी जनता जिनको पता ही नहीं है कि हम गुलाम है या गुलामी हम क्यों झेल रहे हैं, भाई हम क्यों अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं, हम क्यों नहीं आज़ाद होना चाहते उनसे। तो आज़ाद होने के लिए जब आपके मन में आज़ादी का भाव आएगा, आप आज़ाद होने के बारे में सोचेंगे, तब जाहिर सी बात है आप कुछ कदम उठाएंगे। लेकिन अगर आप कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, आपका जीवन जैसे चल रहा है वैसे चलने देना चाहते हैं, तो यानी आप सोए हुए हैं, आपको कोई परिवर्तन नहीं चाहिए। तो इसीलिए जो निराला जी हैं वो भारतीय या हमारे भारत राष्ट्र के लोग हैं, उनको या उनकी चेतना को जागृत करने के लिए ये कविता लिखते हैं। और ये कविता याद रखें संबोधन परक कविता है, जिसमें उन्होंने भारतीयों को संबोधित किया है। कैसी कविता है? संबोधन परक कविता है, अर्थात संबोधित करते हुए उन्होंने भारतीयों को जगाने की बात की है। थोड़ी सी और चर्चा करें तो इसका प्रकाशन कब हुआ था या लिखी कब गई थी ये कविता? तो याद रखें, ये प्रकाशित हुआ था, 2 भागों में आई है। सबसे पहले तो इस कविता के कितने भाग हैं? तो इसके 2 भाग हैं या 2 खंड हैं, आपको ये याद रखना है। पहला जो प्रकाशन हुआ था वो 1926 में हुआ था, 1926 ईस्वी में हुआ था। और किस पत्रिका में हुआ था? महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से निकल जाता है। तो पहला भाग जो है कविता का, प्रथम भाग 1926 ईस्वी में मतवाला पत्रिका, आप जानते हैं मतवाला पत्रिका से स्वयं निराला जी भी जुड़े हुए थे। और ये जो पत्रिका है, ये साप्ताहिक पत्रिका कलकत्ता से निकलती थी। ये कैसी पत्रिका थी? साप्ताहिक, अर्थात सप्ताह में एक बार निकलती थी। और जगह कहाँ? कलकत्ता से निकलती थी, ठीक है। और इसका जो दूसरा भाग था, ये भी याद रखेंगे, इसका जो द्वितीय भाग था वो भी 1926 में ही निकाला गया था। तो अलग अलग समय पर देखो, ये जो निकला था ये जनवरी में निकला था, ठीक है। वैसे डेट भी कई जगह मिल जाती है 9 जनवरी। तो 9 जनवरी 1926 को प्रथम भाग निकाला गया था और 27 मार्च में जो है इसका दूसरा भाग निकाला गया था। तो कुल मिलाकर एक ही साल में इसके दोनों भाग आ गए थे और एक ही पत्रिका जो कि मतवाला थी इसके अंदर छापे गए थे। उसके बाद थोड़ा समय जब मतलब इसको हो गया, कविता छप गई, सबके सामने आ गई, लोगों के मन में उत्साह का संचार हुआ, जब निराला जी की रचनाओं का संग्रह तैयार किया गया तो इसको परिमल के अंदर रखा गया। तो 1929 में परिमल संग्रह है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कविता किस संग्रह में संकलित है, तो परिमल संग्रह में इसको शामिल किया गया।
ये आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है यहाँ से याद रखना है। एक तो प्रकाशन वर्ष 1926, दोनों भाग निकले थे। मतवाला पत्रिका के अंदर निकाले गए थे। 1929 में परिमल संग्रह में इसको संकलित कर दिया गया था, दोनों ही भागों को। ये तो हो गई कविता से जुड़ी हुई बात। अब हमने कहा कि भाई जगाने की बात कर रहे हैं, कविता 1926, आप जानते हैं उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है। भारतीय लोग हैं पूरी तरह से सुप्तावस्था में हैं। कुछ लोग कहीं कहीं ही अपना जो है विरोध दिखा रहे हैं, आजादी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, बाकी जनता सोई पड़ी है। तो उस जनता को जगाने का काम कैसे किया जाए? जाहिर सी बात है, लोग पढ़ भी रहे होंगे। उस समय साहित्य एक कह सकते हैं मनोरंजन का साधन भी हुआ करता था, तो बहुत से लोग साहित्य से जुड़े हुए थे। और ऐसे में जब इस प्रकार की कविताएं लिखी जाती हैं भारतीय जनता को संबोधित करते हुए, तो उनके हृदय में एक जोश, एक उत्साह का संचार तो होना स्वाभाविक है ही। और निराला जी भी उसी प्रकार का एक प्रयास यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं निराला जी जो हमारी भारतीय जनता है उसको संबोधित करते हुए क्या कहते हैं। सबसे पहले कविता को ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर आप एक कह सकते हैं कि प्रतीकात्मक रूप में कविता को आपके सामने रखा गया है, मतलब अलग अलग तरह से। चाहे आप यहाँ पर बात करें सूरज की किरणों के माध्यम से, सूरज के माध्यम से, या फिर जो भंवरा होता है भंवरे के माध्यम से, या फिर कली के माध्यम से, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग उपमानों के माध्यम से भारतीयों को जगाने का प्रयास किया है। निराला जी क्या कहते हैं, जागो फिर एक बार, प्यार जगाते, या प्यार से, यहाँ पर शब्द मिसिंग है शायद, प्यार से जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार, जागो फिर एक बार। कवि कह रहा है कि हे भारतीय जनता, यानी भारतीयों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जागो। जागो मतलब एक बार फिर से जागने का समय हो गया है, अर्थात अपनी चेतना को जगाओ, चेतना को जगाओ। क्यों? मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये समय सोने का नहीं है। आपके आसपास कितना अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उन सब से अगर आपको पार पाना है तो आंखें बंद करके केवल नहीं चलना पड़ेगा, आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। और आप आवाज कब उठाएंगे? जब आप उन चीजों से अवेयर होंगे, जागरूक होंगे। तो यहाँ एक भाव आप जागरूकता से भी ले सकते हो कि अपनी चेतना को जागरूक करो, जगाओ। और फिर शब्द आया है, यानी दोबारा जगाने की बात कर रहे हैं। यहाँ देखो भाव ये है कि जो हमारी संस्कृति है, या हम बहुत पहले जागे हुए, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो हमारे जैसा कहते हैं कोई था नहीं, तो हम पहले तो बहुत जागृत थे, बहुत जागरूक थे, अपने अधिकारों के प्रति बहुत सचेत थे, सजग थे। लेकिन समय व्यतीत होते होते हमें ऐसा कुछ हो गया कि हम एक बार जैसे लगता है सो गए। जब आप सोते हैं ना तो आपके आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है आपको पता नहीं चलता। और वही स्थिति आज 1926 में हम भारतीयों की है। हमारे आसपास इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो कभी संबोधित करते हुए कहता है कि एक बार फिर से आपको जागना है, जागने का समय आ गया है। तो हे भारतीयों, एक बार फिर से जागो, अपनी चेतना को जगाओ और देश की आजादी में अपना योगदान दो। कह रहे हैं कि प्यार से जगाते हुए हारे सब तारे तुम्हें, अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। अब प्यार से तुम्हें जगाते हुए जो सभी तारे हैं वो हार चुके हैं, अर्थात थक गए हैं। अब यहाँ पर एक भाव आया है, तारे। तारे मतलब देखो जैसे रात्रि में क्या होता है ना, तारे बिखरे हुए हैं। आप देखोगे एक तारा यहाँ, एक तारा वहां, एक तारा वहां, तो उनकी रोशनी भी थोड़ी कम होती है। तो एक तरह से जो एक आह्वान है, आप देखोगे जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है तो अलग अलग क्षेत्रों में लोग अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, एकजुटता नहीं है उनमें। तो जब वो प्रयास कर करके थक जाते हैं, उसका कुछ परिणाम निकलता नहीं है। तो इन तारों को ऐसे प्रयासों से कवि जो है कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है कि अलग अलग लोग प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकल रहा है। तो भाव ये है कि सारे जो तारे हैं वो मिलकर तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात आह्वान तुम्हें किया जा रहा है लेकिन तुम जाग नहीं रहे हो, अभी भी तुम सुप्त अवस्था में हो। इसलिए सोने की अवस्था है, निद्रावस्था, उससे बाहर आओ और जागो। अरुण पंख तरुण किरण, अब सारे तारे हार चुके हैं तो कहते हैं कि अरुण पंख तरुण किरण खड़ी खोलती है द्वार। जो अरुण यानी सूरज की लालिमा युक्त जो रोशनी होती है, आप जानते हैं सुबह जब किरण निकलती है तो उसमें थोड़ा सा रेडनेस होता है, लालिमा होती है। सूरज अपनी लालिमा युक्त पंखों के साथ
अब प्रकाश को प्राप्त हो चुका है और तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर इंतजार कर रहा है कि कब तुम जागोगे और अपने दरवाजे खोलोगे, अर्थात अपनी चेतना को जगाओगे। सूरज की रोशनी आती है ना, तो उसमें तारों से ज्यादा प्रकाश होता है। तो भाव क्या है कि सारे तारे तुम्हें जगा जगा कर थक गए हैं, अब भी तुम जागे नहीं हो। और सूरज, अब देखो रात जब जाती, रात में तो इंसान सोता रहता है ना, जब सुबह होती है, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो स्वतः ही इंसान की नींद खुल जाती है। तो कवि कहता है कि अब स्वयं जो लालिमा युक्त सूरज है वो युवावस्था को, तरुण का मतलब होता है युवावस्था, यानी उसकी जो किरणें हैं अब थोड़ी सी और रोशनी वाली हो गई हैं और स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़ी हैं। अब तो तुम जाग जाओ, अर्थात अब बड़े स्तर पर जगाने का प्रयास हो रहा है। दूसरी पंक्ति में कवि कहता है, आंखें अलियों सी किस मधु की गलियों में फंसी, बंद कर पांखें पी रही हैं मधु मौन, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, जागो फिर एक बार। तो सबसे पहले हम इसका एक सीधा सा जो पंक्ति का अर्थ है उसको समझते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की है। तो कह रहा है कि कवि आंखें अलियों सी, आंखें यानी नेत्र, अलियों मतलब होता है भंवरा, ठीक है, आंखें भंवरों के समान किसी मधु की गलियों में, यानी मधु अर्थात शहद, जहां पर मधु हो अर्थात शहद हो। अच्छा, शहद कहाँ होगा? पुष्प पर होगा। जो भंवरा है वो पुष्प का रस लेने के लिए इधर उधर मंडराता रहता है और उन्हीं गलियों में उलझ कर रह जाता है। जहां फूल होंगे वो उसी के पास रहेगा, उसके आसपास क्या कुछ घटित हो रहा है उससे वो अनभिज्ञ है, उससे वो अनजान है। और जब उन गलियों में, मधु की गलियों में अर्थात पुष्पों के ऊपर जाता है तो अपनी पांखें यानी अपने पंख, अपने पर बंद करके उन्हीं गलियों में मौन होकर यानी शांत होकर वो क्या करता है? मधुपान करता है। तो भंवरे के माध्यम से कवि क्या कह रहा है कि जिस प्रकार भंवरा शहद की गलियों में जाकर फंस जाता है और अपनी पंखों को बंद करके आसपास क्या कुछ हो रहा है उससे अनभिज्ञता जताते हुए चुपचाप शांत भाव से मधु का पान करता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम भी किसी ऐसे लालच में या किसी ऐसे मोह जाल में फंस गए हो कि तुम्हारे आसपास क्या कुछ हो रहा है, कितना अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, इससे तुम अनभिज्ञ हो या जानबूझकर नहीं अपने आप को जगाना चाह रहे हो। यहाँ पर देखो इन्होंने यही कहा है, अथवा सोई कमल कोरकों में बंद हो रहा गुंजार, या फिर सोए हुए कमल के पंखुड़ियों में, सोई हुई कमल की पंखुड़ियों में जो भंवरा है उसकी गुनगुनाहट उसी के अंदर बंद हो गई है। क्या कारण है कि तुम नहीं जाग पा रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं भंवरे की तरह भी तुम्हारी स्थिति हो गई है कि तुम किसी मोह माया लालच में फंस गए हो या तुम्हें जबरदस्ती किसी ने कैद कर रखा है, यानी तुम्हारे अंदर इतना डर। ये जो पंक्ति है ना, ये एक तरह से डर का प्रतीक है कि भाई तुम्हें अंग्रेजों का इतना डर है, तुम्हारे अंदर साहस नहीं है कि तुम उससे बाहर आ सको। कैसे? देखो कमल की बात करते, कमल जो होता है ना, कहते हैं रात में वो बंद हो जाता है, दिन में खिलता है। अब जब खिलेगा तो भंवरा उसका रस लेने के लिए उसके ऊपर बैठेगा, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी वो कमल का पुष्प जो है अपने आप को बंद कर लेता है। अभी तक जो भंवरा स्वेच्छा से उसके ऊपर बैठा हुआ था, अब वो कमल की पंखुड़ियों के सोने के बाद उसके अंदर कैद हो जाता है, उससे निकल नहीं पाता है। तो हम मनुष्यों की स्थिति भी ऐसी तो नहीं हो गई है कि हम किसी डर में फंस गए हैं या किसी ने हमारे ऊपर दबाव बनाकर हमें शांत कर दिया है। जैसे कमल की पंखुड़ियों ने सोकर भंवरे की गुंजार को शांत कर दिया, वैसे ही हमें भी किसी ने शांत कर दिया। अच्छा, उस समय ऐसा होता था, अगर कोई अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाएगा ना तो उस पर बहुत ज्यादा पाबंदियां होती थी, बहुत उनको परेशान किया जाता था और बहुत सारी यातनाएं दी जाती थी। तो इसको आप इससे भी रिलेट कर सकते हैं कि डरवश तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मतलब हमारा बस नहीं चल रहा है अब कि हम जागे। तो कभी संबोधित करता है कि एक बार फिर से जागने का समय आया है, सो मत, है ना, भंवरे की तरह मत बनो, जागो। अगली पंक्ति में कवि लिखते हैं कि अस्ताचल चले रवि शशि छवि विभावरी में, चित्रित हुई है देख यामिनी गंधा जगी, एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय आशाओं से भरी मौन भाषा बहुभावमयी, घेर रहा चंद्र को चाव से शिशिर भार व्याकुल कुल, खुले फूल झुके हुए आया कलियों में मधुर मद उर यवन उभार, जागो फिर एक बार। यहाँ पर कवि बता रहा है कि भाई सुबह हो गई,
रात में तारे जगाते हुए थक गए तुम्हें, सुबह की किरणें जो है तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हैं, या तुम भंवरे की तरह कहीं फंस गए हो या स्वतः ही उसमें लिप्त हो गए हो। तो ये सब करने के बाद कवि कहता है कि अस्ताचल चले रवि। रवि मतलब कौन? सूर्य। जो सूर्य है, सूरज है, वो अस्ताचल, अस्त की तरफ यानी अस्त के अंचल में, कहने का भाव यह है कि पश्चिम में सूरज अस्त होता है। तो सूरज भी डूबने वाला है, यानी सूरज भी धीरे धीरे अस्ताचल की तरफ चला गया है। अब शशि छवि विभावरी में, रात्रि में यानी रात में, शशि अर्थात चंद्रमा का सौंदर्य, छवि मतलब सौंदर्य है ना, रात में चंद्रमा का जो सौंदर्य है, चंद्रमा का जो सौंदर्य है वो दिखाई देने लगा। चित्रित होना मतलब दिखना, या हर जगह चंद्रमा का सौंदर्य रात्रि में फैलने लगा है। अब इस चित्रित सौंदर्य को देखकर, चंद्रमा के सौंदर्य, उसकी जो चांदनी है उसको देखकर यामिनी, यामिनी मतलब होता है रात्रि, और रात्रि का ही एक पर्यायवाची है रजनी, और गंधा मतलब गंधा, रजनीगंधा का एक पुष्प होता है जो रात्रि में खिलता है। तो कह रहे हैं कि उस छवि को देखकर, शशि की छवि को देखकर जो रजनीगंधा है वो भी जाग उठी, अर्थात खिलने लगी है। देखो सब कुछ क्रियाशील है। कहने का भाव क्या है कवि का, कि हर चीज क्रियाशील है, गतिशील है, केवल तुम ही निष्क्रिय पड़े हुए हो, तुम्हारी ही चेतना सोई हुई है। ठीक है। अब जब रजनीगंधा जागती है तो एक टक चकोर कोर दर्शन प्रिय। अच्छा, चंद्रमा को कहते चकोर पक्षी जो है उसको बड़ा प्रेम होता है चंद्रमा से। जब हम प्रेम की बात करते हैं तो चंद्र और चकोर का जो है उदाहरण जरूर देते हैं। तो जो चकोर है वो कोर यानी आंखों के किनारे से, मतलब टेढ़ी नजरों से आप कह सकते हैं, अपने प्रिय के, प्रिय कौन? चंद्रमा, अपने प्रिय के दर्शन पा लेने के लिए एक टक उसी को निहार रहा है। आशाओं भरी मौन भाषा बहुभावमय, आशाओं से भरी हुई उसकी मौन भाषा जो है अनेक प्रकार से के भावों से भरी हुई है। मौन भाषा कहने का मतलब है कि वो कुछ बोल नहीं रहा है, केवल उसको महसूस हो रहा है ना। कई बार कहते हैं कि मेरी जो भावनाएं हैं वो सामने वाला समझ ले, बिना कुछ बोले समझ ले। तो उसके मन में, यानी चकोर के मन में आशाएं हैं कि उसके अंदर जो भावमय यानी भावों से भरी हुई उसकी भाषा है, बिना बोले ही चंद्रमा उसको समझ लेगा। घेर रहा चंद्र को चाव से, शिशिर भार व्याकुल कुल खुले फूल झुके हुए। अब जो आशाओं से भरी हुई उसकी भावनाएं हैं वो चंद्रमा को बड़े चाव से यानी बड़े शौक से घेर रही हैं। कहने का भाव यह है कि उसके मन में केवल और केवल चंद्रमा की छवि है, और वो सोच रहा है कि जिस प्रकार मेरे मन में चंद्रमा के प्रति प्रेम है, प्रेम से भरा हुआ है, वैसे ही बिना बोले चंद्रमा भी उसके प्रेम को समझ जाएगा। ठीक है। अब शिशिर भार व्याकुल कुल, यहाँ पर देखो शिशिर के भार से, शिशिर कौन? वैसे ठंड के लिए, शीत ऋतु के लिए होता है, लेकिन शीत ऋतु में आप जानते हैं ओस की बूंदें गिरती हैं। ठीक है। तो ओस के कण या ओस की जो बूंदें हैं वो गिरने लगी हैं। तो ओस की बूंदों के भार से यानी वजन से व्याकुल कुल, कुल मतलब सभी, संपूर्ण, सारे जो फूल हैं, खुले फूल झुके हुए जो फूल हैं वो खिलने लगे हैं। और चूंकि भार पड़ रहा है तो खुले हुए जो पुष्प हैं, खिले हुए पुष्प हैं, वो थोड़े से क्या हो गए हैं? झुकने लगे हैं, अर्थात नीचे हो गए हैं। आया कलियों में मधुर मद और यौन उद्भार, और जो कलियां हैं, कलियों के अंदर भी मद, मद कहने का मतलब मस्ती से, उनके कलियों के हृदय, और मतलब हृदय, कलियों के हृदय में मस्ती से भरा हुआ यौवन यानी युवावस्था का संचार होने लगा है। ठीक है। कहने का भाव ये है कि कलियां जो है खिलने वाली हैं। कलियों में युवावस्था का संचार होने का मतलब जो कलियां अभी तक कली के रूप में थी, अब वो धीरे धीरे खिलना शुरू हो चुकी हैं, अर्थात युवावस्था को प्राप्त करने वाली हैं। और इसी भाव से, कि युवावस्था को प्राप्त करने वाली हैं, उनके हृदय में एक मस्ती का संचार जो है वो होने लगा है। तो सब कुछ क्रियाशील है, केवल तुम ही क्यों सोए हुए हो। इनके माध्यम से कवि ये बताना चाह रहा है कि सूरज जो है वो भी गतिशील है, सब कुछ रुका हुआ नहीं है तुम्हारी तरह, हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है। सूर्य अस्ताचल में चला गया, रात हो गई, चंद्रमा निकल आया, चंद्रमा को देखकर जो चकोर है उसकी दर्शन की चाह में एक टक निहारे जा रहा है। रजनीगंधा के फूल भी खिल चुके हैं, है ना, और जो ओस की बूंदें हैं वो
फूलों पर गिरने लगी हैं, जिसके भार से फूल झुक गए हैं और कलियों में एक उत्साह है युवावस्था को प्राप्त करने का। तो हर कोई गतिशील है, हर कोई अपना कर्म कर रहा है, तुम ही क्यों निष्क्रिय हो, तुम ही क्यों सोए हुए हो। हे भारतीयों, एक बार फिर से जागो। तो ध्यान रखिए, कई बार फिर से जागने का भाव क्यों है, क्योंकि हम पहले से बहुत संपन्न थे, बहुत अच्छे थे अंग्रेजों के आने से पहले, है ना। हमारी अपनी गौरवान्वित संस्कृति थी, उनके बाद हम धीरे धीरे निष्क्रिय होते चले गए और लोगों ने हम पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो भाव को समझिएगा। और इस कविता की आखिरी पंक्ति देखिएगा एक बार। प्यू रब पपीहे प्रिय बोल रहे, सेज पर विरह विदग्धा वधू, याद कर बीती बातें रातें मन मिलन की, मूंद रही पलके चारू, नैन जल ढल गए, लघु उतर कर व्यथा भार, जागो फिर एक बार। अब गतिशीलता, चूंकि हर कोई अपना अपना कर्म कर रहा है, तो उस गतिशीलता को दिखाने के लिए कवि ने कुछ और उपमानों का प्रयोग किया है। कहते हैं प्यू रब पपीहे प्रिय बोल रहे। रब मतलब होता है कलरव करना, आवाज करना, है ना। तो प्यू यानी प्रियतम, प्रियतम प्रियतम या अपने प्रियतम को पुकारते हुए जो पपीहे हैं वो प्रिय प्रिय बोल रहे हैं, अपने प्यू को पुकारते हुए प्रिय प्रिय बोल रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। और सेज पर, ऐसे में जो नई नवेली वधू है, यहाँ पर एक तरह से प्रतीक ये मान लें कि वधू किसके लिए आया है, नई दुल्हन के लिए। और नई दुल्हन कौन है, यहाँ पर प्रकृति को भी आप मान सकते हैं कि जो प्रकृति है वो किसी नई दुल्हन की तरह जो है यहाँ पर दिखाई गई है। तो जो वधू है यानी नई नवेली दुल्हन है, वो सेज पर विरह विदग्ध यानी विरह में व्याकुल, क्योंकि उसका प्रियतम, जिस प्रकार से पपीहा बोल रहा है उसका प्रियतम उससे दूर है, वैसे ही जो वधू है, प्रकृति रूपी वधू है, वो भी विरह व्यथा से बिल्कुल व्याकुल है। विदग्ध मतलब जलना, तो विरह की आग आप कह सकते हैं। विरह की आग में व्याकुल होकर सेज पर लेटे लेटे याद कर बीती बातें, जो पुरानी बातें उसने प्रियतम के साथ की थी वो सारी बातें उसको याद आ रही हैं, लेटे लेटे वो याद कर रही है। और रातें मन मिलन की, उसके मन में बार बार ख्याल आ रहे हैं, वो मिलन वाली रातों की बात याद आ रही है जब वो पहली बार मिली थी। नई नवेली दुल्हन है, उसका प्रियतम दूर चला गया है, तो वो विरह की आग में जल रही है और अपने प्रियतम से की हुई बातें और मिलने की बातें सब उसको याद आ रही हैं। अब जब याद आती हैं पुरानी बातें तो क्या होता है, मूंद रही पलके चारू, चारू मतलब सुंदर, है ना। उसके जो सुंदर पलके हैं, उसने उन पलों को याद करके अपनी आंखों को मूंद लिया। अच्छा, जब आप थोड़े इमोशनल हो जाएं, किसी पल को याद कर रहे हैं, आपकी आंखें भरी हुई हों, सुंदर आंखें भरी हुई हों और आप एकदम से पलके झपकाओ, तो उसमें से क्या होता है, आंसुओं की कुछ बूंदें जो है अपने आप गिर पड़ती हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर दिखाया गया है कि मूंद रही पलके चारू, सुंदर पलकें वो जो वधू है, नई नवेली दुल्हन है, मूंद लेती है और ऐसे में उसके आंखों से जल ढल गए, ढल गए मतलब लुढ़क गए, यानी आंसू, उसकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें जो है वो गिर गई, आंसुओं की कुछ बूंदें गिर गई। लघुतर कर व्यथा भार। अच्छा, जब आप रो लेते हैं ना तो आपका जो दुख है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, कहते हैं रोने से दुख हल्का हो जाता है। तो ऐसे में लघुतर मतलब कमतर या कम हो जाना, उसका जो दुख का भार है या उसका जो दुखी मन है वो बहुत हल्का हो गया। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ जो दुख में है वो भी बैठा नहीं, वो अपने दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। बेशक वो उसको याद कर रहा है, याद करके आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो उसका दुख जो है वो कम हो रहा है। तो तुम ही क्यों सोए पड़े हो, तुम भी तो अपने दुख को कम करो, जनता के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार से लड़ने की कोशिश करो, अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करो, बैठे मत रहो, सोए मत रहो। तो हे भारत की जनता या हे भारतीयों, एक बार फिर से जागो और प्रयत्न करो। आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं कि सहृदय समीर जैसे पोछो प्रिय नयन नीर, शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, आतुर उर वसन मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखोन्माद हो, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर, कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ, तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी जी में, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। जैसे समीर यानी हवा जो है वो सबके लिए सहृदय होती है, अर्थात सबके लिए समान भाव वाली होती, किसी में भेदभाव नहीं करती, वैसे ही हे प्रिय तुम भी नयन के नीर अर्थात लोगों के दुखों को दूर करने की कोशिश करो। देखो, हवा जब चलती है ना तो किसी के अगर नेत्र में
आंसू हैं या कहीं पर भी कुछ गीला होगा तो उससे क्या होगा, सूख जाएगा। तो जैसे हवा अपने झोंकों से सब कुछ सुखा देता है, वैसे तुम भी उठो और लोगों की पीड़ा को दूर करने की कोशिश करो, उनके अश्रुओं को पोंछने की कोशिश करो। कहने का भाव ये है कि दुख को बांटो। शयन शिथिल बाहें भर स्वप्निल आवेश में, सोने से जो तुम्हारी बाहें शिथिल हो गई हैं, अर्थात तुम में निष्क्रियता आ गई है। जब हम सोते हैं तो क्या होता है भाई, हमारा शरीर जो है शिथिल पड़ जाता है, उसमें किसी, अच्छा आप सो के उठेंगे तब भी देखेंगे थोड़ी देर तक ऐसा लगता है शरीर जो है साथ नहीं दे रहा, हाथ पैर थोड़े शून्य से पड़े रहते हैं, है ना, निष्क्रियता का भाव आता है। तो सोने से जो तुम्हारी बाहें शिथिल पड़ गई हैं, बाहें प्रतीक हैं कुछ कर देने का, है ना, बाहें जो है वो ताकत की प्रतीक है। अब उन बाहों को अगर आप शिथिलता दोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, तो उसमें क्या करना है, फिर से ताकत का संचार करना है। तो जो तुम्हारी बाहें शिथिल पड़ गई हैं उनमें स्वप्निल आवेश भर, आवेश का मतलब होता है यहाँ पर व्याकुलता या बहुत ज्यादा जो है उत्साह, है ना, कहते आवेश में आके हमने कुछ कर दिया, यानी बहुत ज्यादा उत्साह में भर देना। स्वप्निल मतलब सुंदर सपनों वाला, सुंदर स्वप्न से भरा हुआ। तो जो शिथिल बाहें हैं उनको सुंदर सपनों में भर कर उनमें एक नया उत्साह का संचार करो। आतुर उर वसन मुक्त कर दो, तुम्हारा जो व्याकुल या आतुर, उर मतलब हृदय है तुम्हारा, अच्छा दुख, हम किसी की पीड़ा को देखते हैं ना तो मन बड़ा व्यथित होता है, तो ऐसा तो नहीं अपने आसपास अगर हम किसी को दुखी देखेंगे तो खुश होंगे, अगर हम ऐसा करते हैं दूसरों के दुख को देखकर भी अनजान रह जाते हैं तो मन पे एक बोझ, एक बंधन हमेशा रह जाता है। तो कवि कह रहा है कि आतुर उर वसन मुक्त कर दो, अपने व्याकुल हृदय को वसन मुक्त करने का मतलब, वसन का मतलब यहाँ पर देखो वस्त्र होता है, लेकिन यहाँ वस्त्र का तात्पर्य बंधन से है। आपका मन जो किसी प्रकार के बंधन से बंधा हुआ है उसको पूरी तरह से आजाद कर दो, चाहे वो सांसारिक बंधन हो, मोह माया का बंधन। देखो आप आजादी की लड़ाई में कूदोगे ना तो आपको हर बंधन से मुक्त होना पड़ेगा। आप ये सोच के चलो कि आप अकेले खड़े हो, आपके आसपास किसी प्रकार का बंधन नहीं है, तभी आप आगे कुछ कर पाओगे। अगर आप सबको साथ में लेके चलोगे, सबके बंधनों से बंधे रहोगे, मोह माया में फंसे रहोगे, तो आप ये साहसी कदम नहीं उठा पाओगे। तो कवि कहता है कि अपने व्याकुल मन को सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दो, सब सुप्ति सुखोन्माद हो, जो ये सुप्ति की अवस्था है जिसमें तुम सोए हुए हो उसको सुख के उन्माद में बदल, छूट छूट अलस फैल जाने दो पीठ पर। कहते हैं कि छूट छूट अलस, अपने आलस्य को छोड़ दो, जिस आलस्य में तुम डूबे हुए हो अपने आप को आलस्य से बाहर निकालो, और जब आलस्य आपका दूर हो जाएगा तभी आप सक्रियता की तरफ आगे बढ़ेंगे, कुछ कर पाएंगे। फैल जाने दो पीठ पर कल्पना से कोमल ऋतु कुटिल प्रसार कामी केस गुच्छ। अपने आलस, जब आप आलस छोड़ेंगे तो आपके अंदर क्या होगा, स्वतः स्फूर्ति आएगी। भाई स्फूर्ति आएगी तो आप कुछ नया करने की कोशिश करोगे, है ना। कैसे अपने आलस को छोड़ देना है, कहते हैं कि जो ऋतु मतलब होता है यहाँ पर सीधा, ठीक है, सीधा, कुटिल का मतलब होता है थोड़े से घुंघराले कठोर आप कह सकते हैं, तो यहाँ हम घुंघराले बालों से ले, प्रसार मतलब फैले हुए, फैले हुए, कामी मतलब कामना से युक्त, कामना से युक्त, केश गुच्छ मतलब बालों के गुच्छे, जो बालों के गुच्छे हैं, जैसे कोई कल्पना होती है उसी कल्पना, अच्छा कल्पनाएं बड़ी मासूम होती है, आप कुछ भी सोच सकते हो, कल्पना कर सकते हो, तो उन्हीं कल्पनाओं के समान जो बालों के गुच्छे फैले हुए हैं, कुछ घुंघराले हैं, कुछ सीधे हैं, अगर उनको आप खोल दो, जो बंधे हुए गुच्छे उनको खोल दो, क्या होगा, वो पीठ पर पूरी फैल जाएंगे, अर्थात आजाद हो जाएंगे। और जब ये आजाद हो गए तो इनमें स्वतः एक जो है सक्रियता आ जाएगी। अभी ये हिल डुल नहीं रहे हैं, कहीं एक ही जगह स्थिर हैं, ये थोड़ा हिलने डुलने लग जाएंगे। तो कवि ने बालों के माध्यम से बेसिकली ये बताने का प्रयास किया है कि सारे बंधन तोड़ दो, सारे बंधन छोड़ के आलस्य से दूर हो जाओ, और जैसे बालों को खुला छोड़ देते हैं वैसे ही अपने आप को खुला छोड़ दो, स्वतंत्र हो जाओ, है ना, स्वतंत्रता की यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब तन मन थक जाए मृदु सुरभि सी समीर में, बुद्धि बुद्धि में हो लीन, मन में मन जी में जी, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, कब से मैं रही पुकार, जागो फिर एक बार। कहते हैं कि जब आप प्रयास करोगे, आप आलस्य से बाहर निकलकर प्रयासरत रहेंगे, तो ऐसे में आपका तन, शरीर और मन दोनों ही थक जाएगा। तो अपने आप को थकने दो। अगर आप निष्क्रिय पड़े रहोगे ना तो आपको थकान भी नहीं लगेगी, केवल आप पड़े रहोगे। तो सक्रियता, यहाँ पर थकने का मतलब क्या है कि अपने आप को सक्रिय करो। सुरभि
अर्थात सुगंध समीर में फैली रहती है, अर्थात हवा में। तो जिस प्रकार सुगंधित हवाएं चलती हैं या मीठी सुगंध हवा में फैली रहती है, वैसे ही बुद्धि बुद्धि में हो लीन। यानी जो लोगों की बुद्धि है, मेरी बुद्धि, आपकी बुद्धि, सबकी बुद्धि एक समान, यहाँ पर बुद्धि बुद्धि में लीन होने का मतलब है कि हमारे विचार जो हैं एक हों, है ना। विचारों की एकता की बात की गई है कि सबकी बुद्धि जो है एक समान कार्य करे, मन में मन, सबका मन एक दूसरे से मिल जाए, अर्थात भावनात्मक रूप से हम एक दूसरे से जुड़े, और जी में जी हमारे प्राण भी एक दूसरे से मिल जाएं। कहने का भाव यह है कि सबकी सोच एक जैसी हो, सब एक ही रास्ते पर चल पड़े, एक अनुभव बहता रहे उभय आत्माओं में, सबके अंदर केवल एक ही प्रकार का अनुभव, एक ही प्रकार का एहसास हो। उभय आत्मा, उभय मतलब होता है दोनों। कौन से दोनों आत्मा? भाई मैं जो सोच रही हूँ वही आप भी सोचिए। हर किसी के मन में एक ही प्रकार की सोच हो, एक ही प्रकार की आत्मा हो। तो ये सब एकता का जो संदेश है, कवि कह रहा है कि कब से जो प्रकृति है, यहाँ मैं शब्द किसके लिए आया? बेसिकली प्रकृति के लिए। अब देखो प्रकृति जो है ना वो गतिशील है, तो यहाँ पर बेसिकली कवि प्रकृति के माध्यम से ये कह रहा है कि मैं कब से पुकार कर ये कह रही हूं कि परिवर्तन बहुत जरूरी है। इसलिए परिवर्तन में क्या करना है कि सबको एक समान कर देना है, सबकी भावनाएं एक जैसी हों, सबके मन एक जैसे हों, तभी आप एक साथ आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ पर इस वाली पंक्ति में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है कवि के द्वारा। जब आप एकजुट होंगे, आपके अंदर कोई मतभेद नहीं होगा, कोई मनभेद नहीं होगा, तभी आप एकजुटता से इसका सामना कर पाएंगे, अंग्रेजों का सामना कर पाएंगे, आजादी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। और आज की लास्ट पंक्ति देखेंगे कि उगे अरुणाचल में रवि, आई भारती रति कवि कंठ में, क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, गया दिन आई रात, गई रात खुला दिन, ऐसे ही संसार के बीते दिन पक्ष मास, वर्ष कितने ही हजार, जागो फिर एक बार। कवि कह रहा है कि उगे अरुणाचल, अरुण के अंचल यानी जहां पर सूरज उगता है, अर्थात पूर्व दिशा में, उगे अर्थात उदित हो गए, कौन? स्वयं सूर्य। तो रवि अर्थात सूर्य पूर्व दिशा में उदित हो गए हैं, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है? परिवर्तन। इस पूरी पंक्ति में परिवर्तन के भाव को दिखाया गया है कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, तो हर जगह परिवर्तन होना आवश्यक है। तो सूरज पूर्व में उग गए हैं, आई भारती रति कंठ, कवि कंठ में, तो कवि के कंठ अर्थात कवि के गले में भारती रति मतलब भारत के प्रति प्रेम, भारत माता के प्रति प्रेम का भाव, रति मतलब प्रेम, तो भारत माता के प्रति प्रेम का भाव कवि की कविता में, कंठ कहने का मतलब है कवि अपने कंठ के माध्यम से या अपनी कविता के माध्यम से सभी भारतीयों में भारत माता के प्रति प्रेम का संचार कर रहा है या प्रेम का संचार करने की कोशिश कर रहा है। क्षण क्षण में परिवर्तित होते रहे प्रकृति पट, कवि इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं कि प्रकृति में क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, अर्थात बदलाव होता जा रहा है, बदलाव कभी नहीं रुकता, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, आप सभी जानते हैं। तो प्रकृति पट, पट मतलब यहाँ पर वस्त्र से है, लेकिन जैसे कोई कपड़े बदल लेता है, ठीक है, जैसे कोई वस्त्र बदलता है, वैसे प्रकृति क्या कर रही है? अपने आप में परिवर्तन कर रही है, और ये परिवर्तन हर क्षण क्षण चलता जा रहा है। इस परिवर्तन का परिणाम क्या हुआ कि दिन चला गया, दिन जाता है, फिर रात आती है, फिर रात चली जाती है, और फिर सुबह होती है, दिन आ जाता है, यानी दिन रात का ये जो क्रम है वो निरंतर चलता रहता है। और इसी प्रकार संसार में दिन, उसके बाद पक्ष यानी क्षण बीतते हैं, मास यानी महीने बीत जाते हैं, और महीनों के साथ साथ कितने वर्ष भी बीतते बीतते हजार वर्षों में बदल जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा परिवर्तन है हमारे जीवन में क्यों नहीं? प्रकृति तो परिवर्तन कर रही है भाई, समय बीता, दिन बीता, क्षण बीता, महीने बीत गए, हजारों साल बीत जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? तो क्योंकि प्रकृति अपने आप को परिवर्तित कर रही है, इसलिए हे भारतीय तुम भी जागो और अपने आप में परिवर्तन लेकर आओ, अर्थात कुछ नया करो। अच्छा, नया क्या करना है? अभी हमारे पास जो लक्ष्य है वो यही है कि अपनी आजादी को प्राप्त करना है। ऐसा
इसलिए करना जरूरी है क्योंकि हमारा एक गौरवमय इतिहास रहा है जहां हम सुप्त अवस्था में नहीं बल्कि जागृत अवस्था में थे, अपने प्रति जागरूक थे, अपने आसपास क्या हो रहा है उसके लिए जागरूक थे, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक थे, हम कहीं पर अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते थे। लेकिन आज हमें क्या हो गया है, हम सब कुछ सहन करते जा रहे हैं फिर भी आवाज नहीं उठा रहे हैं। तो परिवर्तन जरूरी है, अपने आप में परिवर्तन लाओ और प्रकृति की तरह ही अपने आप को यहाँ पर बदलने की बात की जा रही है। तो इस कविता के माध्यम से जो संदेश देने का काम किया है कवि ने, आपने शुरू में देख लिया, वो क्या है, जनता को जागृत करने का संदेश देने का काम किया है। और स्थिति क्या है, हालांकि इस कविता में कहीं उन्होंने ये दिखाया नहीं है, अंग्रेजों का जिक्र नहीं किया, लेकिन जिस समय की कविता लिखी गई है उससे यही अनुमान लगाया जाता है कि शायद यहाँ पर लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए फिर से जागने की बात की जा रही है। तो कई सारे इन्होंने उदाहरण देकर आपको समझाने का प्रयास किया है कि आपको किस तरह से जागना है। कौन कौन से उदाहरण दिए हैं वो आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये आज की हमारी कविता जागो फिर एक बार, जो कि निराला जी की कविता है। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके या व्हाट्सएप पर मैसेज करके बता सकते हैं। बाकी जो कक्षाएं हैं, बाकी जो कविताएं हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में इतनी ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।